नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है उसमें अलग से मेंशन किया गया है वर्तमान में चर्चित एवं व्यक्ति एवं स्थान। देखो यहाँ पर, देखो आप, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान। तो आज के इस क्लास में हम जो हाल ही में जो जितने भी जो चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित स्थान हैं, उन सभी को इस एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, चीजों को समझते हुए चलना है और हम हर एक चीज को याद भी करते हुए चलेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एक पिछले 8 महीने की जो करंट अफेयर है वो हमने पढ़ ली है। उसकी क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो भी आपको देखना है। और दूसरी एक वीडियो है जिसमें हमने जो सभी आपके आयोग है जो कि सिलेबस में दिए गए हैं वो सभी भी हमने पढ़ लिए हैं, उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। तो यदि आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो इसकी वीडियो भी आपको देखना है। साथ ही आपके देखो बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पीडीएफ अपलोड नहीं की। तो देखो मुझे पता है कि अब आपके लिए टाइम बहुत कम है और आपको क्या करना है, पीडीएफ से पढ़ना है। तो आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ये जो है आपके आयोग वाली, ये अपलोड कर दी गई है और आज शाम तक ये भी हो जाएगी। तो दोनों जो पीडीएफ है वो आज शाम तक आपके अपलोड हो जाएगी। तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है और आप चाहते हो जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लें। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये जो दोनों पीडीएफ है वो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, आराम से एंजॉय करके ये वीडियो देखनी है। तो देखो स्टार्ट करें। देखो चर्चित व्यक्ति की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी की बात करें तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। कौन से क्रम के हैं, तो ये 42वें क्या है, मुख्य न्यायाधीश इन्हें नियुक्त किया गया है। और कल ही इन्होंने क्या ली है, शपथ ली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। नाम क्या है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। क्या है ये, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्त किया गया है। और इन्हें शपथ किसने दिलाई, तो देखो राज्यपाल आपको पता है शपथ दिलाता है और अभी कलराज मिश्र हैं उनके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। वही बात करें हम कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, तो जैसे आपको पता है कि आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है उसमें आपके मुख्य न्यायाधीश भी है, राज्यपाल भी है। तो ये सारी चीजें भी पता रहनी चाहिए। तो देखो अनुच्छेद 217 के अनुसार जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो किसके सिफारिश पर नियुक्ति करता है, तो वो राष्ट्रपति है वो आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो मुख्य न्यायाधीश है उनके सिफारिश और जो संबंधित राज्य हैं उनके राज्यपाल की सिफारिश पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ये चीज समझ में आई क्या। पहली बात तो हमने क्या पढ़ी कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है वो क्या बने हैं, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दूसरी बात क्या आती है कि उनकी नियुक्ति किसने की, तो देखो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। हम बात कर रहे हैं आपके अनुच्छेद 217 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन सिफारिश किसके द्वारा की जाएगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और जो संबंधित राज्य है जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है उनके राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, सिफारिश की जाती है, उसके आधार पर नियुक्ति की जाती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फिर देखो आगे हम बात करें कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, प्रथम मुख्य तो वो है आपके कमलकांत वर्मा। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है आपके कमलकांत वर्मा। दूसरी बात आती है कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय है, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसे आपको याद रखना है, कितनी संख्या है, तो वो है आपके 50। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वो है 50। ये भी याद रखना है। साथ ही एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब शपथ दिलाई जाती है मुख्य न्यायाधीश को, तब जो राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है, एक अधिसूचना, एक वारंट जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जो अमुक व्यक्ति है उसे क्या बनाना है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना है। तो देखो जो वारंट है, जो अधिसूचना है, वो किसके द्वारा पढ़ा जाता है जब शपथ होती है, तो वो पढ़ा जाता है आपके मुख्य सचिव द्वारा। और अभी मुख्य सचिव कौन है, तो वो है आपके सुधांशु पंत। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। फिर देखो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट अपने पर्सन है, देखो लिखा हुआ है माया टंडन
गनी ब्रदर्स, जानकी लाल और लक्ष्मण भट्ट। तो देखो ये भी अभी वर्तमान में चर्चित है। चर्चित क्यों है? तो देखो अभी जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसकी पूर्व संध्या को, मतलब आपके 25 जनवरी को जो पद्म अलंकरण है उनकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? तो होम मिनिस्ट्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जिसमें मैं बात करूं आपको तो देखो 5 तो पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण प्रदान किए गए, घोषणा की गई, और 110 है वो आपके पद्मश्री देने की घोषणा की गई। मतलब टोटल 132 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई? तो आपके 25 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? तो होम मिनिस्ट्री द्वारा। अब देखो जब ये घोषणा की गई टोटल 110 पद्मश्री की, तो राजस्थान को इसमें कितने पद्मश्री मिले? तो राजस्थान को मिले इसमें से 4 पद्मश्री। ध्यान से चीज को एक एक चीज को याद करते हुए चलना। राजस्थान को कितने पद्मश्री मिले? तो राजस्थान में 4 पद्मश्री मिले। और व्यक्तियों को कितने को मिला? तो 5 व्यक्तियों को मिला। कैसे? तो देखो एक पद्मश्री को मिला आपकी माया टंडन जी को, 2 मिले गनी ब्रदर्स को। ये ब्रदर्स हैं, ये आपके अली मोहम्मद और आपके गनी मोहम्मद। तो इनको संयुक्त रूप से दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया। एक जानकी लाल और एक आपके लक्ष्मण भट्ट, इन 5 व्यक्तियों को क्या दिया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इस बार। और ये चर्चा में है तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसके अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो इसके बारे में हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी माया टंडन जी की। तो देखो इनका संबंध जयपुर से है, और ये क्या है? ये है सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है ये। और इन्होंने जो अपने जेके लॉन हॉस्पिटल है जयपुर में, वहां पर ये काम भी इन्होंने काम भी किया है। उसके साथ ही इन्होंने जो सड़क दुर्घटना है उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया है, और सामाजिक कार्यकर्ता ये हैं। और इन्हें इस साल का पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? माया टंडन इनका नाम है। अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है आपके गनी ब्रदर्स। तो देखो इसमें से 2 नाम है, एक तो है अपने गनी मोहम्मद और एक है अपने अली मोहम्मद। गनी मोहम्मद और अली मोहम्मद, इनको संयुक्त रूप से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनकी बात करें तो ये क्या है? ये ध्रुपद गायक है, सॉरी ये ध्रुपद गायक नहीं, मांड गायक है। क्या है ये? मांड गायक है। और कहां से संबंध है? तो ये बीकानेर के हैं। कहां के हैं? बीकानेर के हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर दूसरी बात करें हम जानकी लाल की, जानकी लाल की बात करें तो इनका संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से है। और इन्हें बहरूपिया बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहरूपिया बाबा इन्हें कहा जाता है। फिर बचते हैं अपने लक्ष्मण सिंह तेलंग। तो देखो लक्ष्मण सिंह तेलंग की मैं बात करूं तो इनका संबंध कहां से है? तो ये जयपुर से है। और ये क्या है? ध्रुपद गायक है। क्या है? ध्रुपद गायक है। इनका संबंध कहां से है? जयपुर से है। और इनकी खुद की एक शैली है, गायन शैली, जिसका नाम है पचरंग शैली। क्या है? पचरंग शैली। तो इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री अभी अभी दिया गया है तो आपको याद रखना है कि कितने पद्मश्री, 110 पद्मश्री दिए गए हैं, जिसमें से राजस्थान के 5 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? तो सबसे पहले नाम आता है माया टंडन। मेरे साथ साथ याद करते जाओ। नाम क्या है? माया टंडन है। माया टंडन को सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हें प्रदान किया गया है पद्मश्री। फिर हम बात करें गनी ब्रदर्स, तो इनमें 2 नाम आता है, गनी मोहम्मद और अली मोहम्मद। और ये क्या है? मांड गायक है, बीकानेर से इनका संबंध है, इन्हें भी प्रदान किया गया है। फिर नाम आता है जानकी लाल, इनका संबंध भीलवाड़ा से है, इन्हें बहरूपिया बाबा कहा जाता है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर नाम आता है लक्ष्मण भट्ट, इनका संबंध जयपुर से है, ये ध्रुपद गायक है। और इनकी जो शैली है उसका नाम है पचरंग शैली, जो इन्होंने खुद ने विकसित की है। और इन्हें क्या दिया गया है? अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मतलब घोषणा कर दी गई है कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो मुझे बताओ यहां तक की चीजें याद हो गई? पहले तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, और फिर हमने ये 5 नाम देखे हैं। फिर जब आगे बात करें, आगे बात करते हैं हम आर्यन सिंह की। तो देखो आर्यन सिंह को क्या दिया गया है? तो हाल ही में आर्यन सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो देखो
ये भी इंपॉर्टेंट है। इस साल की बात करूं तो इस साल टोटल 19 बच्चों को ये सम्मान प्रदान किया गया है, जिसमें से राजस्थान में कौन है, तो राजस्थान की जो आर्यन सिंह है, जो कि कहां से है, कोटा से है। ये कहां से है, कोटा के ये छात्र हैं। आर्यन सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी उपलब्धि के लिए क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, तो चीजों को आप याद करते हुए आपको चलना है। फिर देखो आगे बात करें हम, अब देखो हम बात करें कि जो आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, तो ये 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं, मतलब 7 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो हम देखो सातों की बात करें कि कौन कौन क्षेत्र में दिए जाएंगे, तो सबसे पहले आते हैं बहादुरी। बहादुरी की दिए जाता है, मतलब 7 श्रेणियां हैं, ये 7 श्रेणियों में ये जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है बहादुरी का। फिर देखो कला संस्कृति, कला संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर मैं आगे बात करूं, कला संस्कृति के बाद में पर्यावरण, नवाचार, उसके बाद में देखो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और देखो पर्यावरण हो गया, कला संस्कृति हो गई, बहादुरी हो गई, नवाचार और विज्ञान हो गया, उसके साथ में सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा, इन 7 क्षेत्रों में ये जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं। नाम क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इस बार राजस्थान में किसको दिया गया है, तो आर्यन सिंह को दिया गया है। और हम बात करें आर्यन सिंह को किसके क्षेत्र में दिया गया है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है। इनकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो किसानों के लिए इन्होंने एक रोबोट तैयार किया है, और ये रोबोट क्या कर सकता है, ये कि खेत में कितनी बुआई हुई है, खुदाई कितनी हुई है, वाटर सप्लाई कितनी हुई है, इन सबको ये क्या कर सकता है, रोबोट मॉनिटर कर सकता है। इसके लिए इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आर्यन सिंह भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं सुधांशु पंत का। इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते ही हैं सुधांशु पंत को। तो ये राजस्थान के क्या है, मुख्य सचिव है। इन्होंने उषा शर्मा जी का स्थान लिया है। पहले अपने उषा शर्मा जी थे, उनके स्थान पर अब कौन बन गया है मुख्य सचिव, तो सुधांशु पंत। और ये 1991 बैच के राजस्थान कैडर के क्या है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। साथ ही देखो राजस्थान खान और खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं, इन्हें ये अतिरिक्त प्रभार भी इसका दिया गया है। तो ये चीज भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है सुधांशु पंत क्या है, अपने राजस्थान के मुख्य सचिव है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हैं आपके दिव्य कीर्ति सिंह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा संभावना है कि दिव्य कीर्ति सिंह एग्जाम में पूछा जाए। आप खुद पढ़ोगे ना तो आपको खुद को लग जाएगा कि हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है। देखो दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में हम बात करें तो ये राजस्थान के नागौर जिले के पी कस्बे से ये आती है। और इनकी बात करें तो ये क्या है, महिला घुड़सवार है, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जब घोषणा की गई थी, उसमें अर्जुन पुरस्कार में इनका नाम था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये भारत की पहली महिला है जिन्हें घुड़सवारी में क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान से समझना मेरी बात को कि ये पहली महिला घुड़सवार है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप मुझे खुद बताओ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है ना। और इनका संबंध राजस्थान के नागौर जिले से आ जाता है, तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, इन्होंने जो 19वें एशियाई खेल हुआ था, कहां पर, जो चीन में आयोजित हुआ था, चीन के हांगझाऊ में जो आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। दूसरी बात क्या आ जाती है कि इन्हें जो 16वीं विधानसभा के लिए जब इलेक्शन हुए थे अपने राजस्थान में, तब उन्हें स्टेट इलेक्शन आइकन भी नियुक्त किया गया था। जो अपने निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा क्या नियुक्त किया गया था, स्टेट इलेक्शन आइकन भी नियुक्त किया गया था 16वीं विधानसभा के लिए। तो ये चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही देखो इंडिया टुडे वुमन अचीवर अवार्ड और सवाई जयपुर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये है आपके दिव्य कीर्ति सिंह। तो देखो इंपॉर्टेंट आ गया, पहली बात तो कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। दूसरी बात कि जो 19वां एशियाई गेम हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जो कि चीन के हाओजांग में आयोजित हुआ था। और भारत को टोटल 107 पदक इसमें मिले थे। कितने, भारत को 107 पदक मिले थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो आईए का एग्जाम हुआ था इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का, उसमें पूछा था कि जो 19वें एशियाई गेम है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने 107 पदक जीते हैं, जिसमें हम बात करें तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अभी मैं बात करूं तो 9 जनवरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उसमें से आपके दिव्य कीर्ति सिंह का भी नाम था। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करें महावीर प्रसाद सैनी का। तो देखो इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे, द्रोणाचार्य पुरस्कार से। और ये राजस्थान के पैरा एथलेटिक के क्या है, प्रशिक्षक हैं। इनका संबंध कहां से है, तो ये सूरतगढ़ से है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से इनका संबंध है। और इन्हें क्या दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है, तो नाम है महावीर प्रसाद सैनी। फिर देखो आगे बात करें,
आगे हैं आपके वासुदेव देवनानी। आप सब वासुदेव देवनानी को जानते होंगे और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये चर्चा में अभी है। तो देखो इन्हें क्या बनाया गया है, इन्हें 16वीं विधानसभा के लिए स्पीकर नियुक्त किया गया है। हम बात करें तो पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर के जो विधायक हैं उन्हें वासुदेव देवनानी को विधानसभा सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से 21 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। और हम बात करें वही प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है, तो मैं बात करूं आपके प्रोटेम स्पीकर की, तो देखो कालीचरण शराफ हैं। इन्हें जो आपके मालवीय नगर के विधायक हैं इन्हें क्या बनाया गया था, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। और अपने स्पीकर कौन है, तो स्पीकर है अपने वासुदेव देवनानी। ये 16वें क्या है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर देखो आगे बात करें, आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट है आपके टीकाराम जूली। देखो टीकाराम जूली की मैं बात करूं तो ये अलवर ग्रामीण के विधायक हैं और ये जो गहलोत सरकार थी उसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी रह चुके हैं। और इन्हें इस बार जो 16वीं विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया है। क्या क्या चीज समझें कि ग्रामीण अलवर ग्रामीण से क्या है, ये ग्रामीण अलवर से, अलवर ग्रामीण से क्या है, ये विधायक हैं। और जो गहलोत सरकार थी उसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी थे। और इस बार जो 16वीं विधानसभा है उसमें क्या बनाया गया है ना, नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया है। और आपको पता होगा जो नेता प्रतिपक्ष होता है उन्हें जो कैबिनेट मंत्री होती है उनकी सुविधाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। फिर देखो इंपॉर्टेंट है आपके जोगेश्वर गर्ग, जालोर के जो बीजेपी विधायक है जोगेश्वर गर्ग, इन्हें क्या बना गया है, सरकार का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। तो देखो मुख्य सचेतक क्या करता है, फ्लोर मैनेजमेंट का काम करता है। जिस प्रकार कक्षा में मॉनिटर क्या करता है कि बच्चों को देखता है कि क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रही है, साथ ही जो पार्टी में असंतोष की मान लो कोई स्थिति है तो वो उसके लिए अवगत किसको करवाता है, मुख्यमंत्री को अवगत कराता है। कुल मिला के जो फ्लोर मैनेजमेंट का काम कौन करते हैं, तो वो करते हैं आपके मुख्य सचेतक। और किसे नियुक्त किया गया है, तो जोगेश्वर गर्ग को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। और जो मुख्य सचेतक होता है उन्हें सारी जो कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं प्राप्त होती है वो सभी सुविधाएं किसको प्राप्त होती है, मुख्य सचेतक को प्राप्त होती है। ये है आपके जोगेश्वर गर्ग और ये है टीकाराम जूली। फिर देखो आगे बात करें, आगे हैं आपके कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। आप सभी जानते होंगे इन्हें हाल ही में आपके भारत रत्न देने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। बात करें तो स्वतंत्र सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कहां के, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही देखो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 2002 से लेकर 2005 तक ये क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले देखो तो 2019 में 5 साल पहले जब सम्मान दिया गया था, जो भारत रत्न दिया गया था, वो किस किस को दिया गया था, तो देखो प्रणब मुखर्जी, नानाभाई देशमुख और भूपेंद्र हजारिका, इन 3 को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका। वही मैं बात करूं कि इसकी जब शुरुआत हुई थी 1954 में, कब, 1954 में जब भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले, तब किसको दिया गया था, तो उस समय किस किस को दिया गया था, उसमें दिया गया था आपके एक तो सी राजगोपालाचारी को, डॉक्टर राधाकृष्णन को और आपके सीवी रमन को। तो ये 3 नाम भी आपको याद रखना है। किस किस को 1954 में जब सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था तब किस किस को दिया गया, सी राजगोपालाचारी, आपके डॉक्टर राधाकृष्णन और सीवी रमन। तो ये 3 नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो हम बात करते हैं इस बार जो 5 पद्म विभूषण दिए गए थे। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें क्या दिया गया है इस बार, जो होम मिनिस्ट्री है उसने 5 तो पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री की घोषणा की है। टोटल 132 अलंकरणों की घोषणा की है। उसमें हम बात करें पद्म विभूषण की तो देखो सबसे पहले नाम आता है सुश्री वैजंती माला बाली, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध कहां से है, ये तमिलनाडु राज्य से है। दूसरा नाम आता है आपके कोनिडेला चिरंजीवी, जो कि कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनका हम बात करें राज्य तो वो है आंध्र प्रदेश। फिर नाम आता है एम वेंकैया नायडू, जो कि सार्वजनिक मामले, इनको आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। और फिर नाम आता है आपके विदेश्वर पाठक, मरणोपरांत इनको ये सम्मान दिया जा रहा है, ये भी सामाजिक कार्य में है और ये कहां से है, बिहार से है।
फिर नाम आता है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि कला के क्षेत्र से हैं। इनका बात करूं राज्य, तो ये कहां से है, तमिलनाडु से है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं अरविंद पनगड़िया जी की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो मैं जो जितनी भी चीजें आपके सामने लेकर आया हूं वो सारी चीजें ऐसी है जिनसे एग्जाम में पूछी जा सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके टाइम आपके लिए बहुत कम है। जितना भी जो टाइम है, अब जितना भी 4-5 दिन बचे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। तो हम इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं उनका सबका क्या हो, सिलेक्शन हो। तो देखो बात करें हम अरविंद पनगड़िया की, तो इन्हें हाल ही में जो 16वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के क्या नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके बारे में हम बात करें तो ये नीति आयोग के क्या है, पूर्व उपाध्यक्ष है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया। इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम बात करें 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो वह है आपके ऋत्विक रंजन पांडे। तो इनका नाम भी याद रखना है, ऋत्विक रंजन पांडे। और हाल ही में इसके सदस्यों की भी मतलब जो सूचना है वो भी दे दी गई है कि जो 16वां वित्त आयोग होगा उसके सदस्य कौन कौन होंगे। तो देखो ये नाम आपको अभी अभी जनवरी में ही आए हैं, तो इनका नाम याद रखना है। एक तो है आपके अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्यकांति घोष। जिसमें देखो हम बात करें कि ये जो सौम्यकांति घोष है इनको अल्पकालीन है ये। बाकी जो आपके ये तीनों हैं, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष, ये पूर्णकालिक सदस्य होने वाले हैं। तो इन 4 का नाम भी याद रखना है। और आपको जो अरविंद पनगड़िया है तो ये तो आपको याद है ही। बात करें कि जो आपके वित्त आयोग है वो क्या है, एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। कहां पर, तो आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है। वहीं मैं बात करूं कि इसका जो वित्त आयोग होता है उसका कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, राज्य और केंद्र में जो वित्त का बंटवारा होता है उसके पर क्या करता है, सुझाव देता है। तो ये चीजें भी आपको पता रहनी चाहिए। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करें हरिशंकर भाबड़ा की। तो ये देखो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा है। उनका निधन हो गया है कब, तो 25 जनवरी 2024 का। तो थोड़ा सा इतना सा आप चीजें याद रख लेना। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं सतनाम सिंह सद्धू। सतनाम सिंह सिंधु की बात करें तो इन्हें हाल ही में क्या कर दिया गया है, राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मनोनीत किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि कला, साहित्य और इन क्षेत्र में टोटल 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जिनमें इस साल जनवरी में क्या किया गया है, आपके जो सतनाम सिंह संधू है इन्हें मनोनीत किया गया है। इनके बारे में बात करें तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से के कुलपति हैं और इन्होंने हाल ही में 31 जनवरी 2024 को क्या ली है, शपथ ली है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो हम बात करें नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार भी इस बार चर्चा में थे क्योंकि वो 19वीं बार बिहार के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी बार, 19वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री ये बने हैं। और वही मैं बात करूं कि इनको शपथ किसने दिलाई, तो राजेंद्र शिवनाथ आलेरकर जो कि क्या है, बिहार के राज्यपाल है, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। वही 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो देखो एक तो है आपके उप मुख्यमंत्री के बारे में बात की जाए तो एक तो है सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी, इन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। और एक है आपके विजय सिन्हा, क्या नाम है, विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है, इन्होंने क्या लिया है, हाल ही में शपथ ली है। किसके लिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए। तो ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। इसी के साथ मैं बात करूं तो एनडीए की टोटल 17 राज्यों में क्या हो गई है, अब सरकार हो गई है। 17 राज्यों में क्या है, एनडीए की सरकार अब बन गई है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे बात करें अरुण योगीराज के बारे में। अरुण योगीराज को आप सब जानते होंगे, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के रामलला के ये मूर्तिकार है। रामलला की जो मूर्ति बनी थी उसकी मूर्तिकार है। आपको पता है कि ये शाम पत्थर से, काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है जो कि कितनी है, 51 इंच लंबी है। और इसमें जो बाल रूप है भगवान श्री राम का, मतलब 5 साल के जो भगवान श्री राम है उनकी मूर्ति इन्होंने बनाई है। बहुत ही शानदार मूर्ति इन्होंने बनाई है। मूर्ति बनाने में उपयोग किया जाने वाला जो काला पत्थर है वो कहां से आया है, कर्नाटक से आया है। और ये पत्थर मैसूर के पास एचडी कोटे और उत्तर कन्नड़ जिले के करकला का है। कहां का है, करकला का है। कहां के, उत्तर कन्नड़ जिले की करकला का ये क्या है, ब्लैक पत्थर है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में जो रामलला की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो वो बनाई गई है अरुण योगीराज के द्वारा। तो फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं अटल सेतु। देखो ये स्थान की बात, इतनी देर हम व्यक्ति की बात कर रहे थे, कभी बीच में कोई इंपॉर्टेंट स्थान भी आएगा तो उनके बारे में हम बात करें। हाल ही में बात करूं तो अटल सेतु, जो अटल सेतु है वो बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो पीएम मोदी ने मुंबई में देश के सबसे
लंबे समुद्री पुल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो देखो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अटल बिहारी सेवारी न्हावा सेवा सेतु का उद्घाटन। तो देखो ये कहां से कहां तक बना गया है, तो ये सेवारी से लेकर मतलब मुंबई से लेकर नवी मुंबई को आपस में ये जोड़ने वाला है। स्थान की मैं बात करूं तो स्थान है सेवारी से लेकर नहावा सेवा सेतु, मतलब इन दोनों जगह को जोड़ेगा, जो कि एक आपकी मुंबई और एक नवी मुंबई को आपस में जोड़ने वाला है। इस पुल के बारे में मैं बात करूं तो ये टोटल 21.8 किलोमीटर लंबा है। 21.8 किलोमीटर क्या है, ये लंबा है। जिसमें मैं बात करूं कि जमीन पर कितना है और समुद्र में कितना है, तो देखो 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर तो ये कहां पर है, समुद्र में है। वही मैं बात करूं जमीन पर कितना है, तो 5.5 किलोमीटर ये किस पर बना हुआ है, जमीन पर बना हुआ ये पुल है। अब देखो इस पुल बनाने से क्या हुआ है कि जो 2 घंटे जिसमें लगते थे, मतलब जिसमें ट्रेवल करने में 2 घंटे का टाइम लगता था, अब मात्र 20 मिनट में आप क्या कर सकते हो, इतनी दूरी है वो ट्रेवल कर सकते हो। इसलिए इस पुल का निर्माण किया गया है। इसका पहले नाम क्या था, तो इसका नाम था आपके मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, लेकिन अब इसका नया उद्घाटन किया है तो इसका नाम कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी सेतु। तो ये भी याद रखना है, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और इसमें मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। कौन से बंदरगाह में, तो आपके मुंबई बंदरगाह और जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है उनके बीच में कनेक्टिविटी में सुधार ये होने वाला है इसके बाद में। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो जो श्रीकरणपुर है ये भी चर्चा में बना हुआ था स्थान। कारण तो यहाँ पर देखो जो कांग्रेस में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, इनका क्या हुआ गया, निधन हो गया था। इनका तो गुरमीत सिंह कुन्नर का क्या हो गया था, निधन हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्शन उस समय स्थगित हो गए थे, आपको पता ही है। टोटल 199 सीटों पर इस बार इलेक्शन हुआ था, एक जगह इलेक्शन नहीं हुआ 16वीं विधानसभा के लिए। तो वो कौन सी जगह है, तो वो है आपके श्रीकरणपुर। यहाँ पर फिर बाद में किन किन ने चुनाव लड़ा था, तो देखो बाद में जब मतदान हुआ था 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2024 को इसमें मतदान हुआ था, जिसका रिजल्ट आया था आपके 8 जनवरी को रिजल्ट आया था। और इस रिजल्ट में क्या आया कि जो विजय कौन रहे, तो आपके रुपिंदर सिंह कुन्नर है, जो कि बेटे हैं आपके गुरमीत सिंह कुन्नर के, वो तो विजय रहे। और जिसमें किनकी हार हो गई थी, तो जो सुरेंद्र सिंह टीटी है वो हार गए थे। जबकि जो बीजेपी सरकार है उन्होंने सुरेंद्र सिंह टीटी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी दिया था, उसके बावजूद भी ये हार गए थे। वही मैं बात करूं कि श्रीकरणपुर कहां है, तो ये है आपके श्री गंगानगर में। कहां पर है, श्री गंगानगर में। ये क्या है, आपकी श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। तो थोड़ा सा चर्चा में है, तो इसको भी थोड़ा आप देख लेना। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं शुभमन गिल की। तो देखो शुभमन गिल की मैं बात करूं तो हाल ही में आईसीसी द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें मैं बात करूं कि आपको जो पोली उम्रीगर पुरस्कार है इसे किन्हें प्रदान किया गया है, तो जो शुभमन गिल है भारतीय टीम के खिलाड़ी है शुभमन गिल, तो इन्हें क्या प्रदान किया गया है, पॉली उम्रीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले शुभमन गिल के बारे में। और इन्हें सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष 2022-23 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही मैं बात करूं कि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है स्मृति मंधाना को। देखो ये है स्मृति मंधाना, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट नाम आता है आपके प्रभा अन्ने का। प्रभा अन्ने तो अत्रे का बात करें तो प्रभा अत्रे है, वो मशहूर शास्त्र गायिका है, शिक्षाविद है, संगीतकार और लेखिका। प्रभा अत्रे का 13 जनवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। और प्रभा अत्रे उत्तर प्रदेश की जो किराना घराना है उनसे ये संबंध रखते हैं। इनकी बात करें तो ये आपके ख्याल गायकी, ठुमरी, दादरा, गजल, गीत, नाट्य संगीत और भजन गायक में इनकी महारत है। तो इनका संबंध किसमें है, ये कला में है। और इनका क्या है, ये क्या है, गायक है। कौन से घराने से ये संबंधित है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये किससे है, आपके किराना घराने से संबंधित है। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो प्रभा अत्रे हैं उनका संबंध किस घराने से है, तो है आपके किराना घराने से। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। फिर देखो हम बात करते हैं आपकी मुनव्वर राणा की। मैं घर में सबसे छोटा था और मेरे हिस्से में क्या आई, माँ आई। ऐसी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, माँ पर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। मुनव्वर राणा की बात करें तो हाल ही में देखो 14 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया था। और मुनव्वर राणा की हम बात करें तो ये उर्दू साहित्य और कविता में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2014 में इनकी कविता शाहदाबा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा याद रखना है, मुनव्वर राणा किससे संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है। और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हैं आपके नीना सिंह। राजस्थान कैडर की आईपीएस नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ये ऐसी पहली महिला है। तो देखो पहली जब नाम आ जाता है
तो अपने आप में ही जो चीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या है, पहली महिला महानिदेशक है किसकी, तो आपके सीआईएसएफ की, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। फिर इसमें बात करें तो ये देखो 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह 21 अगस्त 2023 को शीलवर्धन सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद सीआईएसएफ की महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी और अब इन्हें क्या दी गई है, इसमें नियुक्ति दे दी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये है आपके नीना सिंह। फिर देखो हम बात करें शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर, ये स्थान है जहां अभी चर्चा में था, क्योंकि 22 दिसंबर 2023 को जो लखपति दीदी सम्मेलन है इसका आयोजन कहां किया गया था, तो इनका आयोजन किया गया था जैसलमेर में। और जैसलमेर के कौन से स्टेडियम में, तो वह आपके शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज जो मिश्र हैं वो इसमें उपस्थित थे। फिर देखो इसमें बात करें तो लखपत दीदी में क्या किया जाता है, जो आपकी महिलाएं हैं उनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उन्हें ऋण के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाती है। जो अभी केंद्र सरकार ने जो अंतरिम बजट आया था उसमें भी सरकार ने कहा था कि हमने क्या किया है, अभी तक 1 करोड़ महिलाएं हैं उन्हें लखपत दीदी बना दिया है, और हमारा अगले जो 5 साल होगा उसमें हमें 3 करोड़ जो महिलाएं हैं उन्हें क्या करना है, लखपत दीदी बनाना है। मतलब जो लखपत भैया है वो बनाने का सरकार का कोई मतलब मूड नहीं है, लखपत भैया नहीं बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं, लखपति दीदी बनाने वाले हैं। तो ध्यान रखना, लखपति दीदी बनेगी, लखपति भैया नहीं बनने वाले हैं। और इसका देखो आयोजन किसके द्वारा किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये राजीविका द्वारा किया गया था, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया था। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे हैं आपके गजेश सिंह राजपुरोहित, इंपॉर्टेंट है, गजेश सिंह राजपुरोहित पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आपको ध्यान से देखना है। देखो गजेश सिंह राजपुरोहित की बात करूं तो राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। हम बात करें जो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, तो ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। कितनी भाषाओं में, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 24 भाषाओं कौन कौन सी है, तो एक तो अपने 8वीं जो अनुसूची है उसमें से जो 22 भाषाएं हैं वो, उसके साथ में देखो अंग्रेजी और राजस्थानी, इन 2 और भाषाओं में क्या दिया जाता है, आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखो हम बात करें तो देखो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जो आपके राजस्थानी विभाग के जो विभाग अध्यक्ष है जिनका नाम है गजेश सिंह राजपुरोहित, उनको उनकी जो कृति है आपके पड़कती प्रीत, क्या है, पड़कती प्रीत, इनके लिए उन्हें राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि किस सम्मान से, राजस्थान भाषा साहित्य आपके केंद्रीय भाषा साहित्य सम्मान से पुरस्कार किया गया है। इनकी कृति की बात करें तो कृति है पड़कती प्रीत, नाम क्या है आपके गजेश सिंह राजपुरोहित। गजेश सिंह राजपुरोहित, कृति का नाम याद रखना है, हो सकता है कृति के बारे में पूछ ले, तो कृति क्या है इनकी, पड़कती प्रीत। फिर हम बात करें कि इसमें हिंदी में किसको दिया गया था ये पुरस्कार, अपन यहाँ पे राजस्थानी भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी में भी बात करें कि हिंदी में किसको दिया गया था, तो हिंदी की मैं बात करूं तो देखो ये पुरस्कार है वो हिंदी में दिया गया था संजीव को, और संजीव की कृति क्या है, मुझे पहचानो, क्या है, मुझे पहचानो कृति के लिए इनको दिया गया था। किनको, संजीव को, अच्छे से याद रखना है किनको दिया गया है, संजीव को दिया गया है। इनकी कृति क्या है, मुझे पहचानो। राजस्थानी भाषा में किसे दिया गया है, तो गजेश सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। इनकी कृति का नाम क्या है, तो वो है पड़कती प्रीत। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इंग्लिश की बात करूं तो नीलम आपके शरण गौड़ को दिया गया था, क्या किसको, अंग्रेजी की बात करूं नीलम शरण गौड़, जिनकी जो कृति है उसका नाम क्या नाम है, आपके राग जानकी, जिसका आपके रेक्व्यू इन राग जानकी जिसका पूरा नाम है। तो वो थोड़ा ये भी याद रखना, थोड़ा सा लास्ट का नाम याद रख लेना, राग जानकी, ये क्या है इनकी कृति है। कितने सा, इतना सा नाम याद रखते हैं, बाकी आप देखते पता लग जाएगा कौन सा राइट ऑप्शन है। राग जानकी नाम रख देना। और इनको किन में मिला है, जो अंग्रेजी भाषा है उसमें इनको दिया गया है। तो ये सारी चीजें याद आपको रखनी है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे हैं आपके सुमित अंतिल और शीतल देवी, बहुत ज्यादा चर्चा में थे, दोनों के बारे में आपको सारी डिटेल आपको पता रहनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें सुमित अंतिल की, तो ये प्रथम दिव्यांग खेल समारोह, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों जाता है कि जो प्रथम दिव्यांग पुरस्कार दिए गए हैं सरकार द्वारा, तो देखो प्रथम दिव्यांग खेल समारोह, तो इसमें जो पहली बार दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और पैरा तीरंदाज शीतल देवी को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहली बार है, और किसको दिया गया है, सुमित अंतिल को तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, और मैं बात करूं शीतल देवी की तो इन्हें महिला एथलीट के लिए सम्मान दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करूं तो ये मुरलीकांत पेटकर को, जो कि तैराक है, इन्हें भी प्रदान किया
गया है। अब देखो मैं बात करूं सबसे पहले सुमित अंतिल की, किसकी बात करें अपन, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतिल की। देखो इनका संबंध कहां है, तो इनका संबंध है सोनीपत से। सोनीपत जो कि कहां है, हरियाणा में है। उनका संबंध कहां से है, सोनीपत आपके हरियाणा से इनका संबंध है। और इन्हें 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। और 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये कब गया, 2021 में, 2022 में इन्हें पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये चीज याद रखनी है। सुमित अंतिल की बात करूं तो कहां से संबंध है, तो ये है आपके सोनीपत हरियाणा के हैं। और इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद जो कि खेल का सर्वोच्च सम्मान है वो इन्हें प्रदान किया गया था। साथ ही इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम बात करेंगे आपके शीतल देवी की। तो देखो शीतल देवी का संबंध की बात करूं तो शीतल देवी है वो कहां से है, तो वो जम्मू और कश्मीर से हैं। और ये क्या है, पैरा तीरंदाज है। और इन्होंने जो एशियाई पैरा गेम्स हुए थे, चौथे एशियाई पैरा गेम्स जो कि कहां पर आयोजित हुए थे, चीन हाओजांग में आयोजित हुए थे, इन्होंने इसमें 2 तो गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। कितने, तो 2 तो गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। और इन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से, तो अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये चीज भी याद रहनी चाहिए। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इनको कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। फिर देखो आगे बात करें चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्हें क्या दिया गया है, देखो इन्हें दिया गया है आपके 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब का, 2023 का मिला है पुरस्कार, 2023 का इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जो कि क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। किसका, आपके जो खेल है उसका सर्वोच्च सम्मान यह है। यह पुरस्कार टीम के प्रदर्शन के आधार पर समान उपलब्धि हासिल करने वाले दोनों खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। नाम क्या है, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज। किसके प्लेयर है, तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है। और पुरस्कृत राशि कितनी दी गई है, तो 25 लाख रुपए इनको राशि दी गई है। वहीं मैं बात करूं कि इससे पहले जो 2022 का जो पुरस्कार था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये किसको दिया गया था, तो ये तो टीटी के खिलाड़ी हैं शरद कमल, इन्हें प्रदान किया गया था। देखो 2000 मैं बात करूं 21 का किन्हें दिया गया, सुमित अंतिल को। वही मैं बात करूं जो 22 का था, 2022 वाला, वो किसे दिया गया, शरद कमल को। और इस बार जो 23 वाला दिया गया है वो किसको दिया गया है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। और ये किसके खिलाड़ी है, शरद कमल, ये टीटी के खिलाड़ी है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हैं आपके डेनियल बेरनबोइन और अली अबू अब्बास। देखो इन्हें हाल ही में क्या दिया गया है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किससे, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से। देखो गांधी शांति पुरस्कार है वो अलग चीज है, और इंदिरा गांधी पुरस्कार है ये चीज अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम बात करें किसको प्रदान किया गया 2023 वाला, तो ये आपके डेनियल बेरनबोइन जो कि क्या है, पियानो वादक है। और ये कहां के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं। और अली अबू अब्बास ये क्या है, शांति कार्यकर्ता है। इन्हें इस बार का जो आपकी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं बात करूं ये पुरस्कार है जो इंदिरा गांधी की सम्मान में ये दिए जाते हैं। और ये इंदिरा गांधी जो मेमोरियल ट्रस्ट है उनके द्वारा ये सम्मान दिए जाते हैं। कब से, 1986 से हर साल दिए जा रहे हैं। वर्ष 2022 का पुरस्कार के बारे में बात करूं तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि IMA और ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNA, इन्होंने जो कोविड-19 था इनमें इन्होंने बेहतरीन काम किया था, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार सम्मानित किया गया था। फिर देखो आगे बात करें, ये जो आपके हैं अली अबू अब्बास, ये कहां के हैं, फिलिस्तीन से हैं। और इन्होंने फिलिस्तीन इजराइल में आपको पता है युद्ध चल रहा था, उसमें शांति के लिए इन्होंने काम किया था। जबकि जो डेनियल बेरनबोइन है ये क्या है, पियानो वादक है, शांति की ये धुन बजाते हैं। फिर देखो आगे बात करें, आगे है पुष्पा भारती, ये भी इंपॉर्टेंट है पुष्पा भारती। अब पुष्पा भारती का हम बात करें तो ये क्या है, लेखिका है। और इन्हें क्या दिया गया है, 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। 33वां व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान पूछा जाता है कौन से क्रम का है, तो 33वां व्यास सम्मान है। और किन्हें दिया गया है, तो पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरी हम बात करें कि इनकी कृति क्या है, तो यादें यादें, और यादें क्या है, इनकी कृति है यादें यादें और
यादें कृति के लिए इन्हें 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 में शुरुआत हुई थी। कौन से क्रम का है? इस बार 33वें क्रम का है और किसे दिया गया है? पुष्पा भारती जी को दिया गया है। वही हम बात करें इसकी कृति कौन है, तो इसकी कृति का नाम क्या है? तो वो है यादें यादें और यादें। तो आपको भी कुछ याद आया क्या यादें यादें से? फिर देखो आगे बात करें, आगे बात करते हैं वैशाली रमेश बाबू की। तो देखो 1 दिसंबर 2023 को 22 वर्षीय वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी। कौन बनी? भारत की ये क्या है? 84वीं ग्रैंड मास्टर है। नाम क्या है? वैशाली रमेश बाबू। जो स्पेन के बेबिलोना में एलो ब्रेगेट ओपन 2023 के दौरान वैशाली ने ये उपलब्धि हासिल की है। कोनेरो हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद में वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। तो देखो भारत की तीसरी ग्रैंड मास्टर है और इन्हें क्या दिया गया है? 84वां ग्रैंड मास्टर ये बनी है। इससे पहले कौन कौन बनी थी? तो आपके कोनेरो हम्पी और आपके हरिका द्रोणावल्ली। तो इसके बाद में ये तीसरा इनका नाम है। देखो ये रही। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है समीर शाह। समीर शाह के बारे में बात करूं तो इन्हें क्या बनाया गया है? बीसीसी के इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो अपने बीबीसी है, सॉरी बीसीसी नहीं, बीबीसी आपके ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इसका नाम है। जो बीबीसी है अपन जहाँ पे न्यूज देखते हैं उसका क्या बना दिया गया है? इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। और ये भारतीय मूल के क्या है? मीडिया कार्यकारी है। जो मीडिया पे काम करते हैं, जो कार्यकारी हैं और कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। और बीबीसी के चेयरमैन पद पर पहुंचने वाले ये भारतीय मूल के क्या है? पहले व्यक्ति है। और समीर शाह का जन्म की बात करूं तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। थोड़ा सा याद रख लेना। नाम क्या है? समीर शाह है। इन्हें क्या बनाया गया है? तो इन्हें बीबीसी का क्या नियुक्त किया गया है? चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त होने वाले भारत के पहले व्यक्ति है जिनका नियुक्ति किसमें हुई है? बीबीसी में हुई है। फिर देखो आगे बात करें, आगे नाम है आपके कैप्टन गीतिका कोल। कैप्टन गीतिका कोल की मैं बात करूं तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। इंपॉर्टेंट है। देखो ये पहली महिला अधिकारी है जिनको कहां पर नियुक्ति दी गई है? तो सियाचिन में इनकी नियुक्ति दी गई है। नाम क्या है? कैप्टन गीतिका कौल। फिर नाम आता है प्रेरणा देवस्थली का। प्रेरणा देवस्थली की मैं बात करूं तो ये क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी है जिन्हें किसी युद्ध पोत पर कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। मतलब किसी भी जो युद्ध पोत होता है उसमें क्या बनाया गया है? कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है और ये पहली महिला है। साथ ही हम बात करें कि इनको जो युद्ध पोत का नाम क्या है, तो ये आईएनएस त्रिकंठ में इनको क्या बनाया गया था? आपके कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया था आईएनएस त्रिकंठ का। किसका? आईएनएस त्रिकंठ का कमांडिंग ऑफिसर इन्हें बनाया गया था। ये हैं आपके प्रेरणा देवस्थली। फिर देखो कोझिकोड और ग्वालियर ये स्थान है जो कि चर्चा में थे, क्योंकि आपके प्रमुख व्यक्ति और चर्चित व्यक्ति और स्थान ये दोनों चीजें हैं। तो हम स्थान की भी बात कर रहे हैं। स्थान में आपके कोझिकोड और ग्वालियर चर्चा में थे। चर्चा में क्यों थे? कि जो विश्व शहर दिवस था 31 अक्टूबर 2023 को, तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ने भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड को इसमें शामिल कर लिया है। किसमें? आपके क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। याद क्या क्या रखना है कि भारत की 2 सिटीज को क्या कर लिया है? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा शामिल कर लिया गया है। कौन कौन सी सिटी है? एक तो ग्वालियर है, एक कोझिकोड है। ग्वालियर की मैं बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे संगीत का शहर कहा जाता है। ग्वालियर को क्या कहा जाता है? संगीत का शहर। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है ये है। और वहीं मैं बात करूं कोझिकोड, जो कि कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में है। और इसे साहित्य के लिए दिया गया है और इसे साहित्य की नगरी कहा जाता है। साहित्य की नगरी। तो इन दोनों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसे क्या कहा जाता है? संगीत की नगरी कहा जाता है। वहीं मैं बात करूं कोझिकोड की, तो कोझिकोड कर्नाटक में है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे साहित्य की नगरी कहा जाता है। एक तो संगीत की नगरी ग्वालियर और साहित्य की नगरी कोझिकोड। फिर देखो दूसरी बात हम करें कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन आपके साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 55 शहरों को शामिल किया है। कितने शहरों को? विश्व के 55 शहरों को शामिल किया है, जिसमें भारत के कितने शहरों का नाम है? तो भारत के 2 शहरों का नाम है कोझिकोड और ग्वालियर। नाम याद हो गया होगा। फिर देखो आगे बात करते हैं। आगे हैं आपके जोधपुर सहित प्रदेश की 5 स्थानों पर खुलेगी 5G टेस्टिंग लैब। देखो 5G टेस्टिंग लैब की मैं बारे में बात करूं तो केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से देश के 100 उच्च शिक्षण संस्थानों को 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको जो 5G है उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और देखो कहां कहां पर है? तो देखो 5 के बारे में बात करूं तो एक तो आपके
IIT जोधपुर, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, बिट्स पिलानी और MNIT जयपुर तथा वनस्थली विद्यापीठ, ये जो 5 संस्थाएं हैं, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, आपके यहाँ पर 5G टेस्टिंग लैब को खोला गया है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फिर देखो हम बात करें कि इसमें क्या होगा कि जो लैब खोली जा रही है, इसमें जो 80% जो पैसा है वो तो कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। 80% तो कौन देगी, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, और 20% जो धनराशि होगी वो जो संबंधित जो आपके संस्था है उसके द्वारा दिया जाएगा, संस्था द्वारा दिया जाएगा। तो ये चीज भी थोड़ा सा देख लेना। देखो आगे बात करें अपन, आगे है मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता को आप सब जानते होंगे, ये क्या है, राज्य चुनाव आयुक्त है। और इनके बारे में बात करूं तो इन्हें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या चुना गया है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। कहां पर, तो देखो इसकी इनकी बात करें हम, तो देखो पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित 19वें अंतरराष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार समारोह में इन्हें क्या दिया गया है, आपके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का इन्हें जो पुरस्कार है उससे इन्हें सम्मानित किया गया है, मधुकर गुप्ता जी को। फिर देखो आगे बात करें, आगे है आपके डॉक्टर शैदना मुफदल शैफुद्दीन। तो थोड़ा सा नाम देखना एक बार, क्या नाम है इनका, डॉक्टर शैदना मुफदल शैफुद्दीन इनका नाम है। और इन्हें हाल ही में निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। निशाने पाकिस्तान क्या है, तो ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। क्या नाम है, निशाने पाकिस्तान। और इनकी बात करूं तो ये दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है जो कि मुंबई में है, उनके क्या है ये उनमें ये कार्य करते हैं, उनके अध्यक्ष हैं। और बात करें हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राष्ट्रपति है आपके आरिफ अलवी। और मैं बात करूं सबसे पहले भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति को जो आपके निशाने पाकिस्तान है उसे सम्मानित किया गया था, तो वो नाम आता है मोरारजी देसाई को। 1990 में उन्हें ये सम्मान दिया गया था, निशान ए पाकिस्तान, इससे सम्मानित किया गया है, निशाने पाकिस्तान से इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर देखो आगे बात करें, आगे बात करें हैं कि वीरेंद्र सहवाग और डायना इडुलजी, तो ये दोनों भी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है कि हाल ही में इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसमें, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इसे शामिल किया गया है। इनके बारे में हम बात करें तो देखो आपके जो डायना इडुलजी है इनके बारे में बात करूं तो जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेटर को जगह मिली है। इस साल की मैं बात करूं कि इसमें जो आपके आईसीसी है उसके द्वारा 3 जो खिलाड़ी हैं उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। एक तो कौन, आपके वीरेंद्र सहवाग और एक आपके डायना इडुलजी। इसके साथ ही जो श्रीलंका के खिलाड़ी है अरविंद डी सिल्वा, क्या नाम है, अरविंद डी सिल्वा, क्या नाम है इनका, अरविंद डी सिल्वा। और ये कहां से है, श्रीलंका के खिलाड़ी है, श्रीलंका के खिलाड़ी है। देखो भारत के कौन से खिलाड़ी है, ज्यादातर आपको ये पता रहना चाहिए कि हॉल ऑफ फेम में आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम में किन्हें शामिल किया गया है, तो वीरेंद्र सहवाग और डायना इडुलजी। और डायना इडुलजी है वो पहली महिला है जिनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। और तीसरे जो व्यक्ति है वो कौन है, वो अरविंद डी सिल्वा है जो कि श्रीलंका के क्या है, खिलाड़ी है। इन्हें भी ये सम्मान प्रदान किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। फिर देखो आगे बात करें, आगे नाम आता है हीरालाल सामरिया। इन्हें क्या बना दिया गया है, इन्हें नए मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। कहां पर, केंद्र की बात की जा रही है, क्या बना दिया है, नए मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। इनकी शपथ किसने दिलाई, आपको पता है शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और शपथ किसने दिलाई है, तो जो अपने राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। और ये क्या है, दलित समुदाय के पहले व्यक्ति है, तो ये भी याद रखना है, ये क्या है, दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। और देश के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त है। कौन से क्रम के हैं, 12वें क्रम के क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त है। और इनका जन्म डीग जिला राजस्थान में हुआ था। तो मुझे बताओ, अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका जन्म कहां हुआ है, ये कहां से संबंध रखते हैं, तो ये डीग जो कि भरतपुर में है आपके, वहां से ये संबंध रखते हैं। और इन्हें क्या बना दिया गया, हाल ही में इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। हम बात करें, देखो अब हम सूचना कि आपके मुख्य सूचना की बात करें तो जो सूचना का अधिकार कब आया था इसके बारे में बात करें तो देखो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके तहत जो आपके सूचना आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। कब की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र की पहले बात कर रहा हूं। तो हम इसकी बात करें तो इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें एक तो अध्यक्ष होता है,
एक जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 क्या होते हैं इसमें, 10 या मैक्सिमम 10 क्या होते हैं इसमें सदस्य हो सकते हैं। दूसरी बात हम बात करें इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं देखो मैं राजस्थान की बात करूं, जो राज्य सूचना आयुक्त है इसकी स्थापना राजस्थान में कब की गई थी, तो वो की गई थी 18 अप्रैल, राज्य लिख देता हूं मैं, देखो राज्य सूचना आयोग, इसकी बता रहा हूं स्थापना कब की गई थी, तो 18 अप्रैल 2006 में। कब, तो 18 अप्रैल 2006 में की गई थी। अभी इसके देखो जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त है वो तो कौन है, आपके मुख्य सूचना आयुक्त, वो तो है आपके हीरालाल सामरिया। वही मैं बात करूं राजस्थान की, बात करूं कि राजस्थान में जो राज्य सूचना आयोग है उसके जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है, तो वो है डीबी गुप्ता। तो उनका भी नाम याद रखना है, डीबी गुप्ता। क्या नाम है, डीबी गुप्ता। मुझे बताओ कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपको, क्योंकि आपके देखो सिलेबस में दिया गया है, जब आपके पूछे जो केंद्र मुख्य आप बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की, तो वो कौन है, हीरालाल सामरिया। जब राज्य सूचना आयुक्त की बात करें तो वो कौन है, वो है आपके डीबी गुप्ता। पहले कौन है, तो एमडी कोरानी, आपको पता ही है, पहले आपके राज्य सूचना आयुक्त थे। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं अनीश शाह की। अनीश शाह कौन है, तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मतलब फीकी के क्या बनाए गए हैं, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। इसका फीकी का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है हो सकता है एग्जाम में आपसे ये चीज भी पूछ ले, किसका अध्यक्ष बनाया गया है, फीकी का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। और हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी फीकी की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। कब, तो 1927 में फीकी की स्थापना की गई थी। किसकी सलाह पर, तो महात्मा गांधी जी की सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी जी की सलाह पर, किसके द्वारा, तो देखो महात्मा गांधी जी की सलाह पर किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी घनश्याम दास और घनश्याम दास बिड़ला और उनके साथ में पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा। ठक्कर द्वारा, तो इनके द्वारा क्या की गई थी, इनकी आपके जो फिक्की है उसकी स्थापना की गई थी। किसके सलाह पर, तो आपके महात्मा गांधी जी की सलाह पर। और कब, तो 1927 में। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका फिक्की का, तो हेडक्वार्टर है आपके दिल्ली में। कहाँ है हेडक्वार्टर, हैंडराइटिंग ज्यादा बढ़िया हो गई, अब लो, दिल्ली में, ठीक है। फिर देखो आगे बात करें, आगे है आपकी फातिमा बीबी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कौन है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली ये पहली मुस्लिम क्या थी, न्यायाधीश थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी आपके फातिमा बीबी। इनका जन्म कब हुआ था, तो केरल में हुआ था। कब, तो 30 अप्रैल 1927 में इनका जन्म हुआ था। और ये तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। उनका 96 साल की उम्र में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये है आपके फातिमा बीबी। फिर देखो आगे बात करें, आगे हैं आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मनमोहन सिंह यादव की मैं बात करूं तो इन्हें राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे, सूर्यमल मिशन पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, किससे, सूर्यमल मिशन पुरस्कार से, किन्हें, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। मनमोहन सिंह यादव, इनकी कृति क्या है, कुदरत सु कुचमात। कुदरत सु कुचमात मतलब कुदरत से, पर्यावरण से, कुचमात का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, कि कुदरत से कुचमात है वो क्या है, इनकी कृति है। नाम क्या है, तो इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। और इन्हें क्या दिया गया है, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा इन्हें सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर देखो इसके साथ ही हम देखें कि जो शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है महेंद्र मोदी जी को। इनकी कृति क्या है, तो इनकी कृति का नाम है आंगली टूटी पाटी फूटी। ये इनकी कृति है, क्या है, आंगली टूटी पाटी फूटी इनकी कृति का नाम है। और वही हम बात करें कि जो महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान है, इससे किसको सम्मानित किया गया है, तो मालचंद तिवारी जी को इससे सम्मानित किया गया है। तो ये थोड़ा सा आप राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी देख लेना। और यहाँ हो सके तो मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या होंगे हम जितने भी जो साहित्य, तब क्या होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया आप सबको, कभी युवा पुरस्कार पूछा जाता है, कभी केंद्रीय साहित्य पुरस्कार पूछा जाता है, कभी राजस्थान भाषा साहित्य पूछा जाता है। तो इसकी मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा 1-2 दिन में, जिसमें आप क्या हो सारी चीजें देख सकते हो। और वहां से आप चीजों को एक साथ जब सबको देखोगे तो अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। फिर देखो आगे बात करें,
आगे सौरव गांगुली जी की बात करें तो इन्हें हाल ही में पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ममता बनर्जी है वहां के सीएम है, उनके द्वारा इनको जो पश्चिम बंगाल है उनके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है, किनको, सौरव गांगुली जी को। फिर देखो अलीहातू, अलीहातू जो जगह है, स्थान है, वो प्रसिद्ध, वो मतलब चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? तो झारखंड राज्य में जो अलीहातू गांव है वहां पर क्या है, ये कहा जाता है कि भगवान जो बिरसा मुंडा है उनकी क्या है, जन्मस्थली है। और इनकी जो जनजातीय गौरव दिवस था कब? तो 15 नवंबर 2023 को, 15 नवंबर को क्या बनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस बनाया जाता है। इस बार का जो 2023 को जब मनाया गया था तब वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। और ये कहा जाता है कि जो अलीवातू है, या हम कह सकते हैं कि जो भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान है उस पर जाने वाले पहले कोई प्रधानमंत्री है तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, चर्चा में आ जाता है। नाम क्या है? अली हातू। फिर देखो आगे बात करें, आगे बात करते हैं हम गोरम घाट की। तो गोरम घाट भी चर्चा में था। क्यों है चर्चा में? देखो पाली जिले के गोरम घाट में राजस्थान की पहली नेरो गेज हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। कौन सी ट्रेन है? तो जो नेरो गेज है हेरिटेज, उसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो ट्रेन है इसको क्या बनाया गया है? जो स्टीम इंजन होता है वैसा बनाया गया है। मतलब ये रहेगी तो कैसी, जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वैसी रहेगी, लेकिन इसका शुरू का जो डब्बा रहेगा, जो इंजन रहेगा, उसका डिजाइन कैसे बनाया गया है? जैसे पुराने जो स्टीम इंजन होते थे उस प्रकार का इसका डिजाइन तैयार किया गया है। और ये देखो, ये जो ट्रेन है ये मारवाड़ जंक्शन से जो खामली घाट है उसके बीच में संचालित होगी। और इसमें जो 15 किलोमीटर का जो एरिया है वो किस में आएगा? वो आएगा आपके टोडगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में से ये गुजरने वाली है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो वर्चुअली रूप से तो अपने मोदी जी ने। और वहां पर मौजूद कौन था? तो सांसद है दिया कुमारी। उस समय नवंबर की बात कर रहा हूं मैं उस समय यह सांसद थे। और अभी क्या है, अभी आपने जो उप मुख्यमंत्री के पद पर है दिया कुमारी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो देखो गोरम घाट को थोड़ा सा याद कर लेना। फिर हम बात करें धोरेडो, धोरेडो भी चर्चा में था। धोरेडो क्यों चर्चा में था? तो गुजरात के कच्छ जिले के धोरेडो को UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, WTO द्वारा क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। मतलब UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या किया गया है? जो धोरेडो है उसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ये गांव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और रण उत्सव के कारण क्या है? लोकप्रिय पर्यटन है। पानी लाना थोड़ा। फिर देखो आगे बात करें, आगे है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीवासन। देखो इनके बारे में बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीवासन की, तो ये क्या है? सीमा सुरक्षा सीमा सड़क संगठन है जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके 28वें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। बस इतना सा याद रख लेना कि जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को। फिर देखो हम बात करें आपके इंद्रमणि पांडे की, तो देखो इंद्रमणि पांडे के बारे में बात की जाए तो इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का क्या बनाया गया है? महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहले भारतीय है जो बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभालेंगे। अब आप खुद सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कि ये पहले व्यक्ति है जो कि बिम्स्टेक का मतलब पूरी फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या है? ये है आपके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मेरे साथ वापस बोलो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका नाम है। इसकी बात करूं तो इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें टोटल कितने देश शामिल है? तो इसमें टोटल 7 देश शामिल है। कौन कौन से? तो एक तो देखो अपने भारत, एक नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और यहां लिख देता हूं क्या हुआ भैया, देखो भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश और थाईलैंड। तो कौन सा रह गया? भारत हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार। ये जो 7 देश है, देखो 1 2 3 4 5 6 7,
ये 7 देश क्या है इसमें बिम्स्टेक में शामिल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1977 को। और इंद्रमणि जो पांडे हैं वो क्या बने हैं? वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्हें क्या बनाया गया है? बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार ये संभालने वाले हैं। तो मुझे बताओ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आपको खुद को पता लग जाएगा कि इंद्रमणि पांडे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करें शांति निकेतन और होशियल टेम्पल की। तो देखो ये भी चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है? कि यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन और कर्नाटक के प्रसिद्ध होशियल मंदिरों के समूह को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। मतलब इन दो स्थानों को क्या कर दिया गया है? विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया है। जो इसमें देखो सऊदी अरब में इसका 45वां जो सत्र था, कहां पर? तो आपके मैं बात करूं यूनेस्को का जो 45वां सत्र आयोजित हुआ था, कहां पे? सऊदी अरब रियाद में। सऊदी अरब तो इस 45 सत्र में घोषणा की गई कि जो शांति निकेतन और जो होशियल टेम्पल है इन्हें विश्व धरोहर सूची में क्या कर दिया जाएगा? शामिल कर दिया जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं शांति निकेतन की। तो देखो शांति निकेतन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी स्थापना 1863 में। कब? शांति निकेतन और स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपके 1863 में। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके पिताजी है देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा क्या की गई थी? जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। वहीं मैं बात करूं जो होशियल टेम्पल है, ये कहां पर है? तो जो होस्टल टेम्पल है ये कर्नाटक में स्थित है और ये शिव को समर्पित क्या है? एक मंदिरों का समूह है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। वही मैं बात करूं भारत में विश्व धरोहर स्थल टोटल कितने हो गए हैं? तो 42 क्या हो गए हैं? विश्व आपके धरोहर स्थल हो गए हैं, जिसमें मैं बात करूं तो आपके 34 तो क्या है? सांस्कृतिक स्थल है, 7 क्या है? प्राकृतिक है। मतलब देखो 34 तो सांस्कृतिक, 7 क्या है? प्राकृतिक, और 1 क्या है? मिश्रित है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा नाम बस आपको अभी तक क्या याद रखना है? हम मैं प्रमुख स्थानों की बात करूं, चर्चित स्थानों की बात करूं तो उसमें शांति निकेतन ये कहां पर है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, सॉरी अपने वेस्ट बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल में है। और मैं बात करूं होस्टल टेम्पल ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में है। शिव को समर्पित ये मंदिरों का समूह है और इन्हें क्या कर दिया गया है? कि यूनेस्को का 45वां सत्र था उसमें विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया है। अब भारत के कितने हो गए हैं? तो 42 टोटल स्थल हो गए हैं। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करें रत्न कुमार सांभरिया। रत्न कुमार सांभरिया की बात करूं, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 में इनको सम्मानित किया गया है। तो देखो उक्त घोषणा के तहत 2023-24 का मीरा पुरस्कार जयपुर निवासी रत्न कुमार सांभरिया को उनकी कृति कौन सी है? सांप के लिए दिया गया है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसकी अलग से क्लास लेके आएंगे जिसमें ये सारे जो आपके पुरस्कार है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है, भाषा साहित्य पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है, ये सारे पुरस्कार अपन एक ही क्लास में बात कर लेंगे। तो देखो अभी यहाँ आपको क्या याद रखना है, ये है आपके रत्न कुमार सांभरिया जिन्हें क्या दिया गया है? आपके मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मीरा पुरस्कार थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मीरा पुरस्कार को आपको याद रखना है। हम बात करें रत्न कुमार सांभरिया की तो इनका संबंध कहां से है? तो ये जयपुर से है। और इनकी कृति कौन सी है? तो इनकी कृति है आपके सांप। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करें हैं मीनल और नौरंगाबाद। अब देखो मीनल और नौरंगाबाद है ये स्थान है जो कि चर्चा में थे। इनके बारे में बात करूं तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के 2 गांवों को, देखो राजस्थान की बात आ गई है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसके द्वारा? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के 2 गांव कौन कौन से? मीनल और नौरंगाबाद को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आपके पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके अवसर पर? आपके विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। फिर देखो आगे बात करें हम, और ये जो मीनल है वो कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ पर है और इन्हें क्या दिया गया है? रजत पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? रजत पुरस्कार। और नौरंगाबाद की बात करूं तो ये कहां पर पड़ता है? ये अलवर में है, इन्हें कांस्य पदक दिया गया है। और वहीं हम मैं बात करूं आपके कि जो विश्व
पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना है कि जो विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है। फिर देखो आगे बात करें, आगे है दिव्यांश सिंह पंवार। दिव्यांश सिंह पंवार की बात करूं तो इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा गेम है, तो ये 19वां एशियाई गेम है जो कि चीन हाओजांग में आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था, चीन के हाओजांग में आयोजित हुआ था और भारत ने 107 पदक जीते थे। तो इसमें इन्होंने क्या दिलाया था, पहला स्वर्ण पदक इन्होंने दिलवाया था। और ये कहां से संबंध रखते हैं, जयपुर के हैं। इनका गेम की बात करूं तो ये क्या है, निशानेबाजी इनका गेम है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। फिर मैं बात करूं प्रियन सेन की, प्रियन सेन के बारे में बात की जाए तो ये मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है। तो इनका संबंध कहां से है, तो ये सिक्कर राजस्थान से है। कहां से है, सिक्कर राजस्थान से है। हम बात करें कि ये जो मिस अर्थ इंडिया है इसका जो कंपटीशन है वो कहां पर आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। और ये किताब जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला है। जहां जहां पर पहला आता है ना वहां पर आपको थोड़ा सा घोर दे देना है। ये क्या है, पहली महिला है जिनको क्या मिला है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का पुरस्कार मिला है। कहां की, राजस्थान की पहली महिला ये है। फिर देखो हम बात करें परवीना अंजुना की, तो इन्हें मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का पुरस्कार मिला है। और ये कहां की है, ये प्रतापगढ़ में जो छोटी सादरी है वहां से ये है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपके परवीना अंजना। फिर नाम आता है वहीदा रहमान का, इंपॉर्टेंट है। वहीदा रहमान की बात करें तो इन्हें हाल ही में ताला साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि जो सिनेमा जगत है उसका सर्वोच्च सम्मान है, ताला साहब फाल्के पुरस्कार। तो देखो इसके बारे में बात करिए किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और ये कौन सा संस्करण है, तो ये इसका 53वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 53वां संस्करण है, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार में कितनी राशि, 10 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। और ये जो सिनेमा जगत है उसका सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका नाम है आपके दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फिर देखो नाम आता है जय वर्मा सिन्हा का, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ एवं अध्यक्ष है। पहली क्या है, महिला सीईओ एवं अध्यक्ष है किसकी, रेलवे बोर्ड की। इनके बारे में बात करें, जय सिन्हा को इस पद पर अनिल कुमार लाहौटी का जगह ली है। मतलब पहले कौन थे, तो अनिल कुमार लाहौटी थे। इनकी जगह पर अब कौन है, तो अब है जय वर्मा सिन्हा। इनका कार्यकाल कितना है, तो इनका कार्यकाल 1 साल का इनका कार्यकाल होने वाला है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन की। आप सब जानते होंगे एम एस स्वामीनाथन को। ये प्रसिद्ध क्या है, कृषि वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है और हरित क्रांति की ये क्या है, जनक है। एम एस स्वामीनाथन किसके जनक है, हरित क्रांति की जनक है। इन्होंने क्या किया था, जो जब भारत में बहुत ज्यादा अकाल जैसी स्थिति आ गई थी 1960 के दशक में, तब इन्होंने क्या बनाया था कि गेहूं की एक जो बीज है उसका क्या बनाया था, संकरण करके एक बीज विकसित किया था, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर उसकी उत्पादकता होती है। तो इसके बारे में इन्होंने काम किया था कब, तो 1960 के दशक में जब अकाल जैसी स्थिति तब की बात है, जब इन्होंने गेहूं के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की और एक ऐसा बीज बनाया जिससे क्या हो, उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे बारे में क्या हो, भूख कम हो गई। आज भी देखोगे आप कि गेहूं की अपने यहाँ पर जो सर्दियों का जब मौसम होता है उसमें गेहूं की उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। वो कारण क्या है, इन्होंने ऐसा कि बीज तैयार कर दिया था। एम एस स्वामीनाथन है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनका क्या हुआ है, 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। देखो हरित क्रांति के जनक हम हमेशा पढ़ते ही हैं, और ये इंपोर्टेंट क्यों जाता है, अभी इनका क्या हो गया है, 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। फिर देखो आगे बात करें तो देखो यहां तक अपने ये पूरी क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। और यदि मैं आपको वापस बता देता हूं कि मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था जिसमें कि हमने इससे पहले 2 क्लासें ले ली है। एक तो हमने आयोग वाली बात की थी, एक करंट अफेयर। तो दोनों की जो पीडीएफ है वो आज शाम को अपलोड, आज शाम तक दोनों जो पीडीएफ है अपलोड हो जाएगी। आयोग वाली तो अपलोड कर दी गई है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस उस पर। और जो अभी अपने जो करंट अफेयर की जो पिछले 8 महीने की करंट अफेयर की क्लास की बात कर रहे थे, तो ये भी आपकी अपलोड हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से चीज़ों को पढ़ना है, तैयारी करना है शानदार तरीके से। टाइम बहुत कम बचा है, चीज़ों को एक साथ मतलब मैं आपको नोट किया होगा आपने कि मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल आपके एग्जाम के रिलेटेड ही हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए एक पल पल कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखो इतनी कुछ हमारे हिसाब से घंटे 1.5 घंटे की क्लास भी नहीं हुई होगी, और हमने वर्तमान में चर्चित व्यक्ति और स्थान थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। पिछले लगभग 5-6 महीनों में जितने भी चर्चित थे वो सारे इस वीडियो में हमने ले लिए हैं। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।